बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, एक्सरसाइज 1.15 क्लास 8th मैथमेटिक्स, इसका क्वेश्चन नंबर 1 अभी सॉल्व करेंगे। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स थ्रू वेन डायग्राम। यानी हमने वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब ये है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। आमतौर पे जब वेरीफाई किया जाता है तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल ही प्रूव किया जाता है। उसमें जो लॉ ऑफ यूनियन और जो लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है, ये दोनों के दोनों जो लॉज हैं इनको प्रूव करना है और वेन डायग्राम के थ्रू करना है। वेन डायग्राम के बारे में आप लोगों को पहले ही पता होगा। वेन डायग्राम किसे कहते हैं, अगर नहीं पता तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आसान सी डेफिनेशन इसकी ये होती है कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, यानी जो सेट्स होते हैं उनकी तस्वीरी वजाहत जो है या उनका तस्वीरी इजहार जो होता है वो वेन डायग्राम कहलाता है। यानी तस्वीरों की शक्ल में अगर हम सेट्स को जाहिर करें तो वेन डायग्राम्स कहलाती हैं। उसमें हम सर्कल इस्तेमाल करते हैं, उसमें स्क्वायर इस्तेमाल करते हैं, स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल इस्तेमाल करते हैं यानी सर्कल्स, और इसके अलावा ओवल शेप भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रेक्टेंगल इस्तेमाल करते हैं हम यूनिवर्सल सेट के लिए। अब हमारे पास जो गिवन क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने से पहले यहाँ पे लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में इल्म होना बहुत ज़रूरी है, इनका क्लियर होना ज़रूरी है कि लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होते हैं। मैं यहाँ पे ये पेस्ट कर रहा हूँ लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। ये जो पहले लिखा हुआ ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ये कम्यूटेटिव लॉ ओवर यूनियन है, ये यानी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन कहते हैं इसको। इसी तरह कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, यानी कम्यूटेटिव लॉ में सिर्फ ये होता है कि जो भी हमारे पास वैल्यूज होती हैं उनकी जगह बदल जाती है। ए बी की जगह पे आ जाता है और बी ए की जगह पे आ जाता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे पहले ए लिखा हुआ है तो राइट साइड पे पहले बी लिखा जाएगा, और इसी तरह इंटरसेक्शन में भी ऐसा ही होगा। इन दो लॉज को हमने प्रूव करना है। क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ बुक में जो न्यू बुक्स हैं इसमें एक गलती ये है कि यहाँ सिर्फ सेट ए दिया हुआ है, बी सेट नहीं दिया, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस सिलेबस वाले ही हैं जो कि ओल्ड सिलेबस है। तो ये मैंने बी सेट यहाँ पे राइट कर दिया है। अब ए सेट को भी यहाँ पे राइट करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो ए सेट है ये दिया हुआ है, बी सेट यहाँ पे मिसिंग है, तो आपने खुद लिख लेना यहाँ से देख के अपनी बुक्स पे। यह है 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13। ठीक है जी। अब ये ए और बी हमारे पास ये वाले 2 सेट्स हैं, इनको हमने प्रूव करना है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन को इन सेट्स के थ्रू। सबसे पहला काम वेन डायग्राम बनाने के लिए ज़रूरी है कि हमें देखना पड़ेगा क्या ये दोनों सेट्स ओवरलैपिंग है या डिसजॉइंट सेट्स हैं। ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं और डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? ओवरलैपिंग तब होंगे जब दोनों सेट्स में एटलीस्ट 1 एलिमेंट कॉमन होगा, यानी सेम होगा, वही एलिमेंट ए में होगा वही बी में होगा। इसी तरह डिसजॉइंट सेट्स वो सेट्स होंगे जिनमें कोई एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। और अगर हम ए और बी दोनों सेट्स की बात करें, यहाँ पे जो गिवन सेट्स हैं, तो यहाँ पे ये देखें ये 5 नीचे भी है ऊपर भी है, इसी तरह 9 ऊपर भी है और नीचे भी है, इसी तरह अगर 13 की बात करें ये नीचे भी है और ऊपर भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी तो दोनों सेट्स हैं हमारे पास, ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं। अब ओवरलैपिंग सेट्स को जब हमने वेन डायग्राम के थ्रू शो करना है तो ये कैसे ड्रा किए जाएंगे, कैसे बनाए जाएंगे, इसके लिए सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रा करेंगे। तो यहाँ मैं शेप्स लेता हूँ, ये शेप अभी मैं इसकी ढूंढ रहा हूँ रेक्टेंगल के लिए। ये आपको उम्मीद है कि ये नज़र आ रही होगी ये शेप। थोड़ी सी इसको मैं बड़ी बनाता हूँ ये शेप। ये देखें यहाँ पे ये ए यूनियन बी के लिए ये बना देते हैं, और इसी तरह इंटरसेक्शन के लिए भी ऐसी ही शेप बनेगी। ठीक है जी, इस तरीके से। अब ये जो हमारे पास एक रेक्टेंगल है, यानी ये एक मुस्ततील जो है, इसको हमेशा कहा जाता है कि ये यूनिवर्सल सेट को शो कर रही है ये। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अब हमें ए और बी को ड्रा करना है इस तरह के ये दोनों सेट्स जो हैं ये ओवरलैप करते हैं। ओवरलैपिंग सेट्स के लिए डायग्राम इस तरीके से बनती है कि ये जैसे हमारे पास ये एक सेट होगा, ये ए होगा। ठीक है। इसी तरह जब हम दूसरा सेट ड्रा करेंगे दूसरे सेट के लिए, तो ये इस तरीके से थोड़ी सी शेप जो है, ये देखें ये जो सर्कल है ये पहले सर्कल को यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, यानी इसके ऊपर ही बन रहा है। ये वाला जो पार्ट है, ये जो पोर्शन है, ये जाहिर कर रहा है कि ये दोनों जो सेट्स हैं ये ओवरलैपिंग हैं।
अब देखें यहाँ पे इस वाले को पहले को मैं ए सेट कहूंगा अभी, और इसको कहूंगा बी सेट। ठीक है, ये ए और बी के लिए अभी हमने ये वाली वेन डायग्राम बनाई है। अब यहाँ पे इस वाले जगह पे जहाँ पे ए लिखा हुआ है वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि अनकॉमन है। ए और बी के अनकॉमन जो एलिमेंट्स हैं वो इस जगह पे लिखने हैं ए के नीचे। जैसे ये देखें, ये 3 हमारे पास अनकॉमन होगा, 7 और 11, तो ये इधर लिख देने हमने 3, 7, 11। ठीक है जी। इसी तरह बी के वो एलिमेंट्स जो अनकॉमन है वो इधर लिख देने हैं यहाँ पे, वो है 9, 17, 21 एंड 25, तो वो यहाँ पे लिख दिए मैंने। अब ये जो हिस्सा कॉमन है दोनों जगह पे, इसको कहते हैं ओवरलैपिंग पार्ट। जो पार्ट ओवरलैपिंग है, ओवरलैप कर रहे हैं, वहां पे हमने वो लिखने एलिमेंट्स जो कॉमन है, जैसे 5, 9 और 13। तो यहाँ आ रहेगा 5, इसको मैं किसी और कलर से लिख देता हूँ, ये आ रहेगा 5, 9 और 13। ठीक है जी। अब यहां तक तो हमने इनके एलिमेंट्स को राइट कर दिया। अब इसको जब हमने शेड करना है ए यूनियन बी के लिए, पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे ए यूनियन बी। ठीक है जी, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में ए और बी सारे का सारा शेड होगा। ठीक है। अब इससे पहले मैं क्या करता हूं कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, ताकि जब हम इंटरसेक्शन वाला पार्ट, दूसरा पार्ट इसका सॉल्व करें, तो उसके लिए मुझे सारा काम जो है वो दोबारा ना करना पड़े। ए यूनियन बी को जब हमने शेड करना है ए यूनियन बी के लिए, तो ए और बी सारे का सारा पार्ट शेड होगा। तो जब हमने इसको शेड करना है उसके लिए हम ये लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। आमतौर पे ये लाइंस ड्रा की जाती हैं, थोड़ी सी स्ट्रेट लाइंस ड्रा करते हैं यहाँ पे, ज़्यादा बेहतर होगा वो। ये देखें, ये ए हमारे पास, इस तरह मैं इसको सारे को शेड कर देता हूँ। ये देखें, ये ए यूनियन बी को शेड कर रहे हैं हम। आप कोशिश कीजिएगा कि लाइट कलर से शेड कीजिएगा। आपके पास कोई लाइट पेंसिल हो, उससे हल्का हल्का शेड कर दे, ताकि नीचे लिखे हुए जो वर्ड्स, डिजिट्स हैं, सॉरी मैं वर्ड्स कह रहा हूँ, डिजिट्स जो हैं वो नज़र आते रहें। अच्छा, अब ये वाला जो ब्लैक लाइंस हैं ये शो कर रही हैं ए यूनियन बी को। अब इसी तरह हमने बी यूनियन ए फाइंड करना है। तो बी यूनियन ए फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इसी तरह एक रेक्टेंगल बनानी पड़ेगी। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे इसी के बना लेते हैं। तो ये यूनिवर्सल सेट को शो करेगी। और इसी तरह सर्कल चाहिए हमें, जिस तरह इधर हमने सर्कल्स ड्रा किए हैं, तो ये एक सर्कल आ गया हमारे पास। इसी तरह ये दूसरा सर्कल बनाएंगे हम, ये। ठीक है जी। अब इसी तरह ये यूनिवर्सल सेट को शो करेगी, ये जो रेक्टेंगल है। और ये हमारे पास अब बी को शो करेगा, क्योंकि बी यूनियन ए फाइंड करना है, और ये ए को शो करेगा। यानी लेफ्ट साइड वाला जो सर्कल है वो बी सेट को शो करेगा, और राइट साइड वाला सर्कल जो है वो ए को शो करेगा। अब बी के एलिमेंट्स यहाँ पे लिखेंगे जो अनकॉमन है, वो यहाँ पे लिख देते हैं। वो कौन कौन से थे? वो थे 9, 17, यहाँ लिख लेते हैं 9, 17 और 21, 25। ठीक है जी। ये बी के अनकॉमन एलिमेंट्स थे। ए के अनकॉमन एलिमेंट्स थे 3, 7 एंड 11। और कॉमन एलिमेंट्स इनके कौन से थे? 5, उसके अलावा 9 एंड 13। ये कॉमन एलिमेंट्स हैं बी और ए में। अब क्योंकि बी यूनियन ए फाइंड करना है, तो इसलिए यहाँ नीचे भी हम बी यूनियन ए लिखेंगे। बी यूनियन ए। बी यूनियन ए का मतलब बी और ए के सारे पार्ट्स को हमने शेड करना है। अब यहाँ पे क्या रहेगा? यूनियन में हमेशा सारे का सारा हिस्सा शेड करते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। यहाँ पे बी वाला पार्ट भी शेड होगा इस तरीके से। ऐसे ये इधर से शुरू करना था इसको, कॉर्नर से ऐसे, ये लाइन से बाहर ना जाए, ये इस तरीके से। तो ये ए यूनियन बी और बी यूनियन ए का आंसर सेम ही होगा। जितना पार्ट इधर शेड हुआ है उतना पार्ट ही यहाँ पे शेड हुआ है।
तो इस तरीके से हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन प्रूव कर दिया है यहाँ पे अभी। इसी तरह कम्यूटेटिव लॉ ओवर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में क्या होगा वो भी हम यहाँ पे अभी प्रूव करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन के लिए इसी तरह हमें रेक्टेंगल चाहिए एक, ये हम इधर एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। इसके साथ साथ हम राइट साइड पे भी ड्रा करते रहते हैं ताकि दोनों जो साइड्स हैं वो बराबर पे हम बना लें। ये हमारे पास हो गया एक सर्कल। बनाना बिल्कुल ऐसे ही है, डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरीके से होगी नंबर्स की जिस तरह हमने यूनियन वाले में किया है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के जो नंबर्स हैं वो तो वही होंगे ना, वो तो चेंज नहीं होंगे। ये इस तरीके से हम यहाँ पे इसको ड्रा कर लेते हैं, ठीक है जी। इनमें उसी तरह एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये होगा ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे ए लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बी, ठीक है। और ये कॉमन पार्ट यहाँ पे दरमियान में आएगा 5, 9 और 13, 5, 9, 13। इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखें बी और ए, ठीक है, बी वाला सेट इधर आएगा लेफ्ट पे और राइट साइड पे आएगा ए वाला, यहाँ भी 5, 9, 13 आएगा, ठीक है। बाकी एलिमेंट्स में यहाँ नहीं लिख रहा, ए वाले नीचे लिख देने अनकॉमन, बी वाले इसके नीचे लिख देने जो अनकॉमन है। इसी तरह यहाँ पे बी वाले नीचे लिख देने इसके और ए वाले यहाँ लिख देने। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स, यानी कॉमन पार्ट, यानी ओवरलैपिंग पार्ट होता है इसका मतलब। तो ओवरलैप कौन सा पार्ट कर रहा है यहाँ पे? सिर्फ ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ओवरलैप कर रहा है, यानी 5, 9 और 13 वाला। तो यही हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर होगा। इसी तरह बी इंटरसेक्शन ए की बात करें तो वो भी यही वाला पार्ट होगा हमारे पास, 5, 9 और 13 वाला। इस तरीके से हमारा ये वाला जो पार्ट है, यानी ये वाला जो हिस्सा है ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए वाला, वो भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये जो वेन डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा इस एक क्वेश्चन से। मजीद जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इसी क्वेश्चन की तरह ही हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है वो है द सेट एन एंड जी। यहाँ पे पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, द सेट एन एंड जी। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को सेट्स के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझ होनी चाहिए कि कौन सा सेट जो है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, उसमें एलिमेंट्स कौन से होते हैं और डिनोट कैसे होता है। जो सेट एन होता है इसको कहते हैं नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे मैं इसको अब टेबुलर फॉर्म में राइट कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 से स्टार्ट, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन, यानी ख़त्म नहीं होते ये कहीं पे भी। इसी तरह जो सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं, यानी सेट ऑफ इंटीजर होता है जो इंटीजर्स होते हैं उसमें एलिमेंट्स होते हैं 0, +-1, +-2, इसी तरह +-3 एंड अप टू सो ऑन, ये भी ख़त्म नहीं होता ये वाला सेट भी। अब अगर गौर करें हम पहले इन दोनों सेट्स के बारे में देखें तो जो सेट एन है वो सेट जी के अंदर मौजूद है सारे का सारा ही, क्योंकि एन जो है उसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, और जो इंटीजर्स हैं उसमें प्लस के भी सारे के सारे डिजिट्स हमारे पास मौजूद है और माइनस के भी हैं। हम ये कह सकते हैं कि n जो है वो z का सबसेट है, n इज सबसेट ऑफ z। इसका मतलब ये होता है कि n के सारे एलिमेंट्स z में मौजूद है। अब इनको कैसे हमने वेन डायग्राम के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट करना है, उसका तरीका ये होगा n यूनियन z और n u यूनियन z। इस तरीके से ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होगा, यानी n यूनियन z और राइट साइड होगी इसकी z यूनियन n, और इसमें इंटरसेक्शन का जो कम्यूटेटिव लॉ होगा वो होगा n इंटरसेक्शन z और ये होगा z इंटरसेक्शन n। ये हमने प्रूव करना है दोनों, ठीक है। अच्छा, अब पहले वो कर लेते हैं n यूनियन z को। यहाँ मैं लिख लेता हूँ n यूनियन z, ये क्योंकि रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को शो कर रही है। और अब हमारे पास जो n है वो क्योंकि z का सब सेट है, तो इसको कैसे डिनोट करना है ज़रा गौर से देखिएगा। देखें, एक हमारे पास जो सर्कल होगा वो बड़ा बनेगा, ये देखें ये शो करेगा z को, और दूसरा जो सर्कल है वो हमने छोटा बनाना है, ये देखें इस तरीके से।
ये वाला जो छोटा सर्कल है जो उस बड़े सर्कल के अंदर है, ये नेचुरल नंबर्स को शो करेगा। देखें यहाँ पे ये वाला सर्कल जो बड़ा है ये इंटीजर्स को शो करेगा, और ये वाला जो सर्कल है, जो छोटा सर्कल है जो इसके अंदर बनाया हुआ है, ये n को शो करेगा। मतलब इसका ये है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने ये यूनिवर्सल सेट बनाया है, रेक्टेंगल शो की है, और रेक्टेंगल के अंदर ही सारे बनाते हैं सेट्स, जितने भी बनते हैं, जितने भी सर्कल ड्रा करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी सेट्स हम बना रहे हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद होते हैं, इसलिए रेक्टेंगल के अंदर बनती सारी की सारी जो फिगर्स होती हैं, जितनी भी शेप्स होती हैं। इसी तरह अब हमने n और z को भी एक दूसरे के अंदर बनाया। रीज़न उसकी ये थी कि n जो है वो एक छोटा सेट है और z एक बड़ा सेट है। n के सारे एलिमेंट्स z में मौजूद हैं, इसलिए n सारे का सारा सर्कल z वाले सर्कल के अंदर बनेगा। ठीक है, अब इसके एलिमेंट्स को लिखने की बजाय मैं सिर्फ आपको इसको शेड कर देता हूं। एलिमेंट्स अगर आप लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे लिखें 0 0 लिखें, और इसके अलावा यहां लिखें -1 -2 अप टू सो ऑन, इस तरीके से आ जाएगा ये। और नेचुरल नंबर में क्या रहेगा 1 2 3, आगे डॉट डॉट लगा देंगे, क्योंकि 1 2 3 दोनों में कॉमन है, तो इसलिए मैंने z वाले पार्ट में वो नहीं लिखा। ठीक है, अच्छा अब शेड करते हैं। इसको शेड करना इंतहाई आसान है, इस वाले पार्ट को भी शेड ऐसे करना है हमने इसको कि n यूनियन z है। यूनियन का मतलब होता है दोनों पार्ट, यानी सारे का सारा हिस्सा, ये इस तरीके से शेड हो जाएगा। अब शेड करने मैं ये लाइन सीधी लगा रहा हूँ, आप वैसे टेढ़ी लाइंस लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करना है कि शेडिंग एक जैसी होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ लाइंस आपने वर्टिकल ड्रा की, कुछ हॉरिजेंटल ड्रा की, उसका मतलब कुछ और बनता है फिर वेन डायग्राम्स में। तो कोशिश ये करनी है कि जो भी आपने शेडिंग करनी वो एक जैसी हो। कलर करना चाहें एक तरह का कलर कर दें सारे का सारा। ठीक है, तो ये शो कर रही हैं जो जो रेड लाइंस हैं n यूनियन z को। इसी तरह अब हमने z यूनियन यहां पे इसकी राइट हैंड साइड यानी z यूनियन n को डिनोट कर देना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब बिल्कुल ऐसे ही सारी शेप्स जो हैं वो बनेगी, यहाँ कॉपी होंगी। यहाँ पे जैसे ये बनाई हुई हमने लेफ्ट साइड पे, ये देखें, ये हमारे पास n आ गया, ये z आ गया, इसको मैं z लिख रहा हूँ, इसको n लिखेंगे हम, और ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अब शेडिंग में क्या होगा कि z यूनियन n होगा, z यूनियन n। z यूनियन n का मतलब z और n का सारा हिस्सा, तो z का सारा पार्ट और n का सारा पार्ट, तो ये इसी तरह शेड होगा जिस तरीके से हमने ये लेफ्ट हैंड साइड को शेड किया है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से, आपने कोई जो है वो डिफरेंस नहीं शो करना, इसमें शेडिंग में भी डिफरेंस शो नहीं करना। ये वाला इस तरीके से हम देख सकते हैं कि n यूनियन z और z यूनियन n दोनों का जो है वो आंसर सेम ही है। अच्छा, इंटरसेक्शन में क्या होगा फिर, इंटरसेक्शन में ये जो n वाला पार्ट है, ठीक है, वो वाला शेड होना सिर्फ, क्योंकि वो कॉमन है, सिर्फ n वाला पार्ट शेड होना है, बाकी z वाला पार्ट जो है वो शेड नहीं होगा। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट भी हमारा सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन का थर्ड वाला पार्ट यानी लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं अभी, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है ये वाला पार्ट, ये देखिए C और D जिसके सेट्स हैं। अब इसको पहले हम क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्म में राइट कर लेते हैं कि C सेट के जो एलिमेंट्स है वो क्या होंगे। वो कहता है कि x व्हेन x बिलोंग्स टू n, यानी ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, और कहाँ से कहाँ तक हैं ये भी बताया है। एंड x इज बिटवीन एंड इक्वल टू 8 एंड 18, जो x है यानी हर एक एलिमेंट जो है वो 8 और 18 के दरमियान है, और 8 और 18 भी शामिल है, क्योंकि ये जो नीचे लाइन लगाई होती है लेस देन और ग्रेटर देन के नीचे, इसका मतलब होता है कि वो एलिमेंट्स भी शामिल हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये इस तरीके से हम लिखेंगे 8 9 10, इसी तरह 11 12 13 14 15 16 17 से लेकर यहाँ 18 राइट कर देंगे। ये आ रहेगा हमारे पास C सेट। इसी तरह D सेट की अगर हम बात करें, जिसको वो Y कह रहा है, उसमें क्या एलिमेंट्स दिए हैं, y से डिनोट किया हर एक एलिमेंट को, एक सेट को, जबकि y जो है वो नेचुरल नंबर है, और हर एक जो y है यानी हर एक एलिमेंट जो है
वो 9 और 19 के दरमियान और इक्वल है, यानी 9 और 19 भी शामिल हैं इसमें। तो यहाँ हम लिखेंगे 9, 10, 11 अप टू सो ऑन, यहाँ पे आ जाएगा 19। इस तरीके से ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म में राइट हो जाएंगे ये सेट्स। अब इसी के नीचे आप देखें, मैंने पहले ही इनकी वेन डायग्राम यहाँ पे बना ली ताकि वक्त बच सके। बनाई कुछ इस तरीके से हैं कि थोड़ी सी मैंने इसको ओवल शेप बना दी है, क्योंकि एलिमेंट्स ज़्यादा आने हैं इसमें। अगर गौर करें तो एक एलिमेंट सी में है जो अनकॉमन है, जो कि 8 है, और एक ही एलिमेंट डी में है 19 जो कि अनकॉमन है। बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स इन दोनों सेट्स में कॉमन है। तो इसका मतलब ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं। और ओवरलैपिंग में भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा जगह यहाँ पे इसलिए बनाई है ताकि ज़्यादा एलिमेंट्स यहाँ पे आ सकें। तो यहाँ अनकॉमन जब मैं राइट करूँगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यू सेट, यानी यूनिवर्सल है, और ये वाला यहाँ सी लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ डी। सी का अनकॉमन सिर्फ 8 है, डी का अनकॉमन सिर्फ 19 है, बाकी सारे कॉमन एलिमेंट्स है तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, जैसे देखें यहाँ पे लिख देते हैं हम 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 और 19 भी इधर कहीं मैं लिख देता हूँ। बहरहाल आप छोटा करके लिखिएगा तो पूरी जगह यहाँ पे आ जाएगा ये। अब इस तरह ये नंबर की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब हमें करना है कि सी यूनियन डी फाइंड करना है पहले। ठीक है, सी यूनियन डी का मतलब सी और डी का सारा पार्ट शेड होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको शेड कर देते हैं अब हम, ऐसे, ये यहाँ से यहाँ तक ये लाइन ऐसे ड्रा कर देते हैं, इसी तरह ये लाइन ऐसे ड्रा कर देते हैं, ये ऐसे शेड हो जाएगा ये। ठीक है, इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड जो है, यानी जो डी यूनियन सी हमने राइट करना है, यहाँ पे राइट साइड पे देखें, यहाँ पे आ जाएगा डी, ये वाला, ये डी हो जाएगा और ये हो जाएगा सी। डी के अनकॉमन एलिमेंट सिर्फ 19 है, सी का अनकॉमन एलिमेंट सिर्फ 8 है। कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे लिख दे रहे हैं जो हमने ये वाले इसके अंदर लिखे हुए हैं। तो यूनियन में फिर सारे का सारा पार्ट शेड हो जाएगा जैसे हमने पहले 2 पार्ट्स में किया। इंटरसेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है जिसमें कॉमन एलिमेंट्स होंगे, सिर्फ ये वाला पार्ट शेड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन हो किसी भी तरह की तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी स्टेटमेंट है फॉर द गिवन सेट्स वेरीफाई द फॉलोइंग लॉज थ्रू वेन डायग्राम। यानी हमने ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो लॉज हैं, इनको जस्ट वेन डायग्राम के थ्रू ही प्रूव करना है, हमें इनको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। पहला जो लॉ है वो है एसोसिएटिव लॉ, फिर है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इसमें 2 पार्ट्स दिए गए हैं। इसमें पहला पार्ट जो है वो है ए की वैल्यू दी है, बी की और सी की, यानी 3 सेट दिए गए हैं और तीनों के लिहाज से हमने इसको सॉल्व करना है। ये नीचे जो है वो मैंने पहले ही जो लॉज की स्टेटमेंट्स हैं वो नीचे लिख दी हैं कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन क्या होता है, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन क्या होता है। तो इसको बारी बारी जो है वो हम अब प्रूव करेंगे। वैन डायग्राम्स बनानी पड़ेंगी हमें। वैन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या ये सेट्स ओवरलैपिंग है या डिसजॉइंट है, और क्योंकि ये 3 सेट हैं अब हमारे पास, तो तीनों को देखना पड़ेगा कि कौन कौन से ओवरलैपिंग है और कौन कौन से डिसजॉइंट है। उसके लिए एक रेक्टेंगल हमें चाहिए होगी। तो पहले यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं ताकि जो वैन डायग्राम है वो बनाई जा सके, यानी रेक्टेंगल भी उसका हिस्सा होता है वैन डायग्राम का। तो यहाँ से ये एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ मैं भी, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। थोड़ी सी बड़ी डायग्राम इस दफ़ा फिगर बनाने की मैं कोशिश करता हूँ ताकि आपको वाज़े नज़र आ जाए। ये इस तरीके से, इसकी सिर्फ अभी हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। यहाँ मैं लिख लेता हूँ लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड में क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसमें ए यूनियन बी यूनियन सी में ए बी और सी तीनों की वैन डायग्राम बनेगी, और इसमें हमें देखना पड़ेगा कि कौन से सेट जो है वो किसके साथ ओवरलैप कर रहा है और किसके साथ डिसजॉइंट है। देखें ए और बी को अगर गौर से देखें तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 यानी ये इवन नंबर्स हैं, और ये 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये ऑड है। ए और बी तो डिसजॉइंट होगा ये, ठीक है। फिर सी है 3, 6, 9, 12, 15। अब अगर हम देखें
ए सी के साथ ओवरलैप कर रहा है और इसी तरह बी जो है वो सी के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो मतलब इसका ये हुआ कि ये जो सी है ये कॉमन है। कॉमन का मतलब कि सी के एलिमेंट्स दोनों में मौजूद हैं, तो सी दरमियान में बनाएंगे हम। यानी इसकी जो वेन डायग्राम है वो आपने कुछ इस तरीके से बनानी है, जैसे मैं अभी यहाँ पे आप लोगों को बना के दिखाता हूँ। देखें यहाँ पे एक सेट अगर हमने ये ले लिया, फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास है ए सेट, ठीक है। इसी तरह और ये ले लेंगे, अब हम डिपेंड करेगा कितने एलिमेंट्स कॉमन है। ये वाला दरमियान में जो होगा इसको सी सेट कहेंगे हम, और ये वाला बन जाएगा बी सेट, ठीक है जी। ये बी हो जाएगा राइट साइड वाला जी। तो ये मैंने यहाँ पे अभी इसकी डायग्राम बना ली है, ए बी और सी। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है कि ये वाली जो हमारे पास फिगर है इसको हम ए कहेंगे और दरमियान वाली को हम सी कहेंगे, क्योंकि सी के एलिमेंट्स कॉमन है ए और बी में, और ये वाली जो है ये बी कहलाएगी। अब इसमें एलिमेंट्स किस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं कि ए के अनकॉमन जो हैं वो यहाँ लिखेंगे, यानी ए और सी में से जो अनकॉमन है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास एक टू के अलावा क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे एक आ जाएगा 4 और इसके अलावा आ जाएगा हमारे पास 10, ठीक है जी। और यहाँ पे 8 भी है, यहाँ पे 8 भी लिखेंगे, ये 4 के बाद 8 आना था। यहाँ पे 2 4 8 और 10 ये ए के आ जाएंगे अनकॉमन। ए और सी के कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं भला, वो हैं 6 और 12, वो यहाँ लिख देंगे। इसी तरह फिर यहाँ पे लिखेंगे ए और सी के अनकॉमन कौन कौन से हैं, 15 है, वो यहाँ आ जाएगा। इसी तरह बी और सी में जो कॉमन है वो लिख लेते हैं पहले। यहाँ बी और सी में कॉमन है 3 और 9, यहाँ पे इस जगह पे आ गया। और इसी तरह बी के और सी के अनकॉमन इधर लिख देंगे, 1 5 7 11 है, 1 5 7 और 11। और हमने ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे शो किए, तो ये आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। अब क्योंकि यूनियन है ये, और यूनियन में हम क्या करते हैं कि सारे का सारा हिस्सा शेड कर देते हैं, यानी बी यूनियन सी, पहले बी और सी यूनियन, यानी बी और सी का सारा शेड होगा हिस्सा, फिर उसके साथ ए का हिस्सा भी शेड होगा। तो मतलब ए बी सी तीनों की तीनों हिस्से जो है वो शेड होंगे। तो इसके लिए जो है वो अभी हम कलर यूज़ कर लेते हैं, कोई ये वाला कर लेते हैं। ये देखें ये ए वाला हिस्सा भी शेड होगा यहाँ पे इस तरीके से। पहले मैं इसकी बाहर वाली साइड से इसको शेड कर लेता हूँ इस तरीके से, ये हो जाएगा शेड इस तरीके से, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास ए, और इसी तरह हमने सी को भी शेड कर देना है, बी को भी शेड कर देना है, यानी तीनों जो हमारे पास फिगर्स हैं, जो वेन डायग्राम्स हैं सेट्स की ए बी सी की, सभी को ही हमने शेड करना है यहाँ पे। ये ऐसे हमने इसको सारे को शेड कर देना, ये वाला, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। इसी तरह जो राइट हैंड साइड हमने लेनी है ए यूनियन बी यूनियन सी, उसमें जस्ट ये फ़र्क होगा कि ये वाली जो साइड है राइट हैंड साइड, इसको जब नीचे लिखना है तो सिर्फ इसका फ़र्क पड़ेगा, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी की जगह पे हमने यहाँ पे लिख देना है ए यूनियन बी, और यहाँ लिख देंगे फिर यूनियन सी। ये लिख के शेड बिल्कुल ऐसे ही उसको कर देना जिस तरीके से हमने ये किया है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। ऐसे हमारा ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ए वाला, इसका सिर्फ ये वाला पार्ट सॉल्व होगा, यानी एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। अब इसके बाद जो सेकंड है वो है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ये भी एसोसिएटिव लॉ है, लेकिन ये इंटरसेक्शन पे है, ये इंटरसेक्शन के लिए, यानी कॉमन एलिमेंट्स जो है इसमें हमने वो वाला पार्ट, वो वाला एरिया जो है वो शेड करना है जो कि कॉमन होगा। उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। नेक्स्ट इसका जो बी पार्ट है उसमें हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को प्रूव करना है। इसकी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें वो है ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे अगर लेफ्ट हैंड साइड लिखें ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले ब्रैकेट वाला पार्ट देखते हैं, ये है बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी का इंटरसेक्शन आएगा ये 3 और 9 वाला पार्ट। इसको गौर से समझना आपने, ये 3 और 9 वाला पार्ट आ गया, लेकिन जो आंसर होगा
वो सारे का सारा हिस्सा ही जो है वो एंड पे हमें बताएगा कि क्या रिजल्ट होगा। अब 3 9 में से और ए में से ये वाला ए वाला पार्ट ये यहाँ तक आ रहा है, ये जो सर्कल है ए वाला, इसमें से क्या कोई हिस्सा कॉमन है? बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। ये देखें ए का सारा सर्कल यहाँ तक आ रहा है, ये ए का सर्कल, और ये जो 3 6 3 और 9 वाला पार्ट है सिर्फ ये वाला, क्योंकि बी और सी का इंटरसेक्शन यानी कॉमन पार्ट ये वाला है जहाँ पे इस वक्त कर्सर है। ठीक है, इसमें और ए में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए कोई भी हिस्सा शेड नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाली फिगर में हमने शेड करना ही नहीं है, ऐसे ही सॉल्यूशन है ये वाला। इसी तरह अगर हम इसकी राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, ये मैं इसके नीचे वाले हिस्से में इसको करता हूँ सॉल्व। ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। पहले ए इंटरसेक्शन बी में देख लें, ए और बी के इंटरसेक्शन में वैसे ही कोई कॉमन नहीं है। ए वाला सर्कल ये है और बी वाला सर्कल ये है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सर्कल एक दूसरे से दूर दूर बने हुए हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन पहले ही मैंने आपको बता दी पहले पार्ट में कि कैसे नंबर्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। फिर इसका इंटरसेक्शन सी के साथ लेना है। ठीक है, यानी जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन सी के साथ। तो जो पहले ही एम्प्टी सेट मतलब एम्प्टी सेट आया आंसर हमारे पास, यानी कोई भी हिस्सा कॉमन नहीं आ रहा, और सी के साथ इसका कॉमन हिस्सा क्या आएगा? कुछ भी नहीं। तो सी के साथ भी इसका कोई हिस्सा कोई पार्ट कॉमन नहीं आएगा, तो इसका मतलब कि इस बी पार्ट में हमें किसी भी हिस्से को शेड नहीं करना, यही वाला इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है जी। जी नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, यानी इसका जो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन करना है, या यूनियन ओवर इंटरसेक्शन कर लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे जो मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है मैं इसी को सॉल्व करता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो ये है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। तो इसमें सबसे पहले देखें हमें लेफ्ट हैंड साइड को चूज़ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को कैसे सॉल्व किया जाएगा? इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब गौर से समझना आपने, बी और सी का यूनियन का मतलब कि बी और सी दोनों सर्कल, बी वाला सर्कल भी और सी वाला सर्कल भी, यहां तक जहां तक ये इस वक्त कर्सर है। फिर उसका जो हमारे पास आंसर होगा वो होगा ए के साथ इंटरसेक्शन, यानी ए का इंटरसेक्शन वो सिर्फ ये वाला पार्ट होगा जिसको अभी मैं शेड करूंगा। यहाँ पे आप देखिएगा कि ये वाला जो 6 और 12 वाला पार्ट है, ये वाला सिर्फ इंटरसेक्शन होगा इसका सारे के सारे हिस्से में से, ये 6 और 12। ठीक है जी, दोबारा समझ लें ये बात कि बी यूनियन सी का मतलब बी और सी दोनों के दोनों सर्कल यहां तक जहां इस वक्त कर्सर मौजूद है। और अगर ए का इंटरसेक्शन लें तो इसका मतलब ए का और इस सारे में से कॉमन हिस्सा कौन सा? वो 6 और 12 है, तो सिर्फ 6 और 12 ही इसका आंसर आएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी सॉल्व हो गई। अगर राइट हैंड साइड की बात करें, राइट हैंड साइड में क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब देखें इसमें ए इंटरसेक्शन बी की पहले बात कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कि ए और बी में कोई कॉमन हिस्सा ही नहीं है। देखें ए वाला सर्कल यहां तक आ रहा है, बी का सर्कल यहां तक आ रहा है, ये दोनों सर्कल ए और बी वाले एक दूसरे से दूर हैं, एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं कर रहे, इसलिए इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। ए और बी में से छोड़ दिया। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में से कोई हिस्सा कॉमन है? जी बिल्कुल है, ये 6 और 12 वाला, ये वाला हिस्सा ए और सी में कॉमन है, 6 और 12 वाला, ये ओवरलैप कर रहा है। तो ये आंसर हो गया ए इंटरसेक्शन सी का। उसका यूनियन लेना था ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी हिस्सा कॉमन नहीं है, तो यानी हम समझ लेते हैं कि एम्प्टी है। जो ए इंटरसेक्शन सी का आंसर आएगा वही हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। तो ए इंटरसेक्शन सी में आंसर हमारे पास आना था ये वाला। ठीक है, ये 6 और 12, ये 6 और 12 ही फाइनल आंसर है। और अगर हम देखें ऊपर वाली फिगर में, वहां भी 6 और 12 वाला पार्ट ही शेड हुआ है, नीचे भी यही वाला पार्ट शेड हो गया। तो इसका मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है उसका आंसर हमारे पास सेम ही आया है। ठीक है, ऐसे ये वाला लॉ हमारा वेन डायग्राम से प्रूव हो जाता है। जी नेक्स्ट इसका जो लास्ट वाला पार्ट होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन।
इसमें हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये भी गौर से समझिएगा आप। बी इंटरसेक्शन सी, पहले ब्रैकेट वाला पार्ट देख लेते हैं। बी और सी में से कॉमन कौन सा पार्ट है? ये वाला। बी और सी में से कॉमन ये 3 और 9 वाला पार्ट है। मैं इस पे एरो लगा देता हूँ, ये वाला। ठीक है। और इसी तरह इसका यूनियन लेना है ए के साथ, यानी ये ए वाला जितना सर्कल है इसके साथ इसका यूनियन लेना। और यूनियन में ये याद रखिएगा कि सारे का सारा शेड किया रहता है। इसका मतलब ए सारे का सारा शेड होगा, यानी जो भी हमारे पास ए है। ठीक है। ये ए हमारे पास यहां तक है, इसको शेड करेंगे हम पहले। और ये वाला पार्ट भी शेड होगा ऐसे। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी का। अच्छा, इसी तरह अब इसकी राइट हैंड साइड की तरफ आ जाते हैं। राइट हैंड साइड में क्या कहा है? यहां मैं राइट हैंड साइड को दोबारा एक दफ़ा लिख देता हूं आपकी आसानी के लिए। ए यूनियन बी और उसके बाद इंटरसेक्शन लेना है ए यूनियन सी का। जी, तो अब गौर करें अगर हम कि ए यूनियन बी में हमारे पास क्या आया? कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ए का सर्कल और बी का सर्कल आपस में दूर दूर हैं। ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन अगर हम ए यूनियन सी की बात करें, ए और सी, ठीक है, ए और सी का जो यूनियन है वो आ जाएगा ए और सी हमारे पास सारे का सारा। इसमें देखें पहले लिखा उन्होंने ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब होता है कि सारे का सारा हिस्सा शेड करना होता है ए और बी का। तो इसका मतलब इसमें ए भी शेड हो जाएगा सारे का सारा और बी भी शेड हो जाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ क्योंकि इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट लिखना है। ए और बी ये इसमें से और ए यूनियन सी में से। ए और सी में से जो कॉमन पार्ट आएगा दोनों का वो वाला हमने लिखना है। तो कॉमन पार्ट कौन सा आएगा? देखें, जब ए यूनियन बी किया इसमें ए और बी सारा आ जाएगा। ए यूनियन सी, इसमें हमारे पास आ जाएगा ए और सी का पार्ट। तो देखें ए तो ये सारे का सारा दोनों में आ रहा है कॉमन, तो वो ये वाला पार्ट शेड होगा। ये ऐसे। और इसी तरह जो ए यूनियन सी है उसमें सिर्फ ये वाला पार्ट शेड होगा कॉमन। ठीक है, क्योंकि दोनों में हम कॉमन ले रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए हमारे पास लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स का आंसर सेम आ जाता है। ऐसे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है, ए पार्ट उसका जो है। नेक्स्ट जो इसका बी पार्ट है, इसमें हमें सेट बिल्डर फॉर्म में सेट्स दिए गए हैं। सबसे पहले हम इनको टेबुलर फॉर्म में राइट करेंगे। जो सेट ए है उसके एलिमेंट्स क्या हैं वो राइट करते हैं। एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू जी, यानी इंटीजर्स हैं हमारे पास 8 से 25 तक, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये। जैसे 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, ऐसे अप टू सो ऑन। यहाँ हम डॉट राइट करके लास्ट वाला जो डिजिट है वो 25 लिख देंगे, तो ये ए हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह अगर हमने बी सेट लिखना है तो बी सेट में क्या एलिमेंट्स आएंगे? यहाँ दिया है वाई व्हेन वाई बिलोंग्स टू जी, ये भी इंटीजर्स हैं, जबकि जो इंटीजर्स हैं ये -2 और +6 के दरमियान में हैं। -2 से छोटा है -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर आ जाएगा 4 और लास्ट वाला डिजिट आ जाएगा 5। ठीक है। और ये -2 और 6 इंक्लूड इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो साइन लिखा हुआ है इसके नीचे इक्वलिटी नहीं है, इसलिए इन दोनों को हम एक्सक्लूड कर देंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। एक्सक्लूड मतलब छोड़ देंगे। अच्छा जी, अब अगर हम सी सेट की बात करें कि हमारे पास जो सी आएगा वो क्या है? z व्हेन x बिलोंग्स टू z। ये इंटीजर्स हैं जो कि -8 से छोटे छोटे इंटीजर्स हैं। -8 से छोटे का मतलब ये है कि ये सारे के सारे इंटीजर्स इसमें आएंगे जो 8 से छोटे होंगे। यानी यहाँ पे अगर नेगेटिव साइड पे जाएं तो ये ऐसे डॉट डॉट राइट करेंगे। फिर यहाँ पे हम लिख लें -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8।
इस तरीके से, ये 8 भी इसमें इंक्लूड होगा क्योंकि यहाँ पे साइन जो है वो इक्वालिटी का दिया हुआ है। तो ये जो थोड़ा सा इसमें मुश्किल मरहला था, जो बच्चे समझते हैं कि इनको टैबुलर फॉर्म में कैसे राइट किया रहता है, तो वो मैंने राइट कर दिया है। अब इसके बाद अगला कदम ये है कि हमने ये देखना है कि कौन सा सेट किसके साथ ओवरलैप कर रहा है, कौन सा किसके साथ डिसजॉइंट सेट है ये, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसको गौर से देखें, इसमें ए सेट में है 8 से लेकर 25 तक, और ये जो बी है इसमें 5 से छोटे छोटे ही हैं। इसका मतलब ए और बी दोनों डिसजॉइंट हैं, ए और बी का कोई हिस्सा कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। ए और बी का कोई हिस्सा कॉमन नहीं आएगा। अच्छा, अब अगर ए की और सी की बात कर लें तो देखें इसमें 8 आता है और इसमें 8 भी है। ये 8 पे जो है वो ख़त्म हो जाता है यहाँ पे, और ये इससे नीचे सारे डिजिट्स हैं, और इसमें भी ए में और सी में 8 कॉमन है। इसका मतलब ए और सी ओवरलैपिंग होंगे। बी और सी का आपस में क्या रिलेशन होगा, अगर गौर करें -1 से 5 तक है, यहाँ -1 से 5 तक सारे के सारे डिजिट्स सी में मौजूद हैं। इसका मतलब बी सब सेट है सी का, बी सी के अंदर बनेगा, बी सी के अंदर बनना है यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में। अब मैंने इसको ऑलरेडी पहले ड्रा कर लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम इनको लिखेंगे कैसे कैसे, बनाया कैसे है मैंने इसको। ये देखें यहाँ पे, ये इसकी जो डायग्राम या फिगर बनेगी, इसमें कौन सा ए है, कौन सा बी और कौन सा सी। यहाँ पे देखें ये वाला हमारे पास ए है, ठीक है, और इसके अलावा ये वाला सी होगा, ये जो बड़ा सर्कल है ये, ठीक है। इसी तरह ये वाला जो इसका सब सेट है, ठीक है, सी का जो सी के अंदर है वो बी है, ठीक है। यही बात हमने की ना कि ए और सी में कॉमन एक एलिमेंट है 8, वो यहां पे आ जाएगा, ये देखें ए और सी में। इसी तरह हमारे पास बी और सी, बी वाले सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे, यानी यहां पे हम लिख सकते हैं 5 4 3 2 1 0 -1, ये इसमें आ गए। और -1 से नीचे को चले जाएं, -2 -3, वो इधर आ जाएंगे सी में, ठीक हो गया जी, क्योंकि सी बड़ा सेट है एज कंपेयर टू बी। इसके बाद ए के वो एलिमेंट्स जो कि अनकॉमन है, ए और सी वाले, तो 8 के बाद जितने भी हैं यानी 9 से लेकर 25 तक वो यहाँ आ जाएंगे, 9 10 11 अप टू सो ऑन। मैं यहाँ डॉट लगा के यहाँ 25 लिख देता हूँ, ठीक है जी। तो ऐसे हमारे ये इसमें एलिमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जितने भी हमने अब इसको शेड करना है इसी तरीके से बनाएंगे। मैं इसलिए इसको ग्रुप कर लेता हूँ, मेरे पास ये ऑप्शन मौजूद है तो ये सेव रहेगा मेरे पास ऐसे ही। मैं इसको जितनी मर्जी दफ़ा कॉपी कर लूँ तो मुझे सिर्फ ऐसे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। आप लोगों को दोबारा ये फिगर्स बनानी पड़ेंगी, तो मुझे ये दोबारा बनानी नहीं पड़ेंगी, मुझे सिर्फ ये कॉपी पेस्ट करनी पड़ेंगी ऐसे। अब मैं सारे क्वेश्चंस के लिए इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको समझाते हुए मेरे लिए आसानी हो जाए। तो पहला इसका जो पार्ट है, पहले वाला हिस्सा जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं, और वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास यहाँ पे पहला जो इसका लॉ है उसको अभी हम प्रूव करते हैं, वो है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। तो मैं ये यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये आपको पता चल गया होगा पहले क्वेश्चन में कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है जी। यहाँ पे मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी। अब ये बहुत ही आसान है ये, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ और सब में यूनियन है, यूनियन का मतलब ए बी और सी सारे के सारे शेड हो जाएंगे, इसमें ए भी शेड हो जाएगा, बी भी शेड हो जाएगा और सी भी शेड हो जाएगा, इसलिए ये तो है ही बहुत आसान ये, ठीक है। इसको अभी हम थोड़ा सा बड़ा करके ना जल्दी जल्दी कलर कर देते हैं इसको। ये देखें ए बी शेड, ये थोड़ा सा कलर जो है वो बाहर हो रहा है ये, तो इसकी मैं माजरत चाहता हूँ। ये आपने सिर्फ अंदर अंदर लाइन के इसको शेड करना है, ये लाइन से बाहर शेड नहीं होना चाहिए, ये वाला। ये देखें ए बी और सी सारे का सारा शेड हो जाएगा। इसी तरह राइट हैंड साइड में बी सारे का सारा ए बी और सी वाला हिस्सा शेड हो जाएगा, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन था वो हमारा सॉल्व हो जाएगा ऐसे कि हमने ये सारे का सारा हिस्सा शेड कर देना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट। तो यहाँ पे हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी,
तो इन सभी में से जो कॉमन है वो लिखना है हमने। तो पहले ब्रैकेट वाले पार्ट में देख लें बी और सी में क्या कॉमन है। बी और सी में बी कॉमन है। फिर बी और ए में कॉमन क्या है, बी और ए में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि ये देखें बी वाला सर्कल यहाँ खत्म हो रहा है और ए वाला सर्कल यहाँ पे खत्म हो रहा है, दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में आंसर एम्प्टी सेट आएगा, यानी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। राइट हैंड साइड में अगर देख लें ए और बी में कॉमन क्या है, ए और बी में ये 8 कॉमन है, 8 वाला पार्ट, ठीक है। और फिर इसमें और सी में कॉमन क्या है, ये ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ये ए इंटरसेक्शन सी मैंने कह दिया पहले, वो मैंने गलत बता दिया आपको। ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन कुछ भी नहीं है, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उसके बाद उसका सी के साथ इंटरसेक्शन भी कुछ नहीं होगा, यानी एम्प्टी सेट का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन लें तो आंसर एम्प्टी ही आता है। तो इसलिए ये भी कोई शेड नहीं होगा, इसमें भी कुछ हिस्सा शेड नहीं होगा। तो ऐसे हमारा ये वाला जो बी पार्ट है ये भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट जो पार्ट हमने सॉल्व करना है अभी, जिसमें शेड करना है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो देखें इसमें हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड में बी यूनियन सी, बी और सी में यूनियन आएगा हमारे पास बी वाला पार्ट, ये वाला जो बी है, और उसका इंटरसेक्शन ए के साथ क्या आएगा, सिर्फ 8 वाला पार्ट, ए वाला हिस्सा। तो इसका मतलब ओवरऑल इस वाले पार्ट में आंसर आएगा ये सिर्फ 8 वाला पार्ट, ठीक है जी, ये वाला। दोबारा मैं बता देता हूं, बी यूनियन सी लिखा हुआ है ना यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, ये बी यूनियन सी का मतलब कि बी और सी दोनों ही शेड होंगे, लेकिन क्योंकि हमने फाइनली उसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, तो जो इंटरसेक्ट कर रहा होगा उसमें वही आंसर होगा। तो इंटरसेक्ट सिर्फ 8 वाला पार्ट कर रहा है, तो ऐसे ये वाला पार्ट भी हमारा सॉल्व हो जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड इसकी सॉल्व हो जाएगी। अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो ये है ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन देखें, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ए सेट हमारे पास यहाँ तक खत्म हो रहा है इसका सर्कल, बी का सर्कल यहाँ खत्म हो रहा है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। उसका यूनियन लेना है ए इंटरसेक्शन सी के साथ, ए और सी का इंटरसेक्शन सिर्फ ये आ रहा है, ये वाला हिस्सा, यही आंसर होगा इसमें, ए इंटरसेक्शन सी। ऐसे हमारा ये वाला जो पार्ट है ये भी सॉल्व हो जाता है, यानी ये वाला हिस्सा भी सॉल्व हो गया इस क्वेश्चन का। इस वाले पार्ट में हमने जो सॉल्व करना हिस्सा वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये है कि बी इंटरसेक्शन सी, जो भी बी और सी का इंटरसेक्शन होगा उसका यू के साथ यूनियन ले लेना है। तो बहुत इजी है, देखिए इसमें बी और सी का इंटरसेक्शन क्या है, बी और सी में कॉमन आ रहा है बी वाला हिस्सा। मैं इसको शेड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यूनियन में हमने सारा पार्ट शेड करना होता है, तो इसमें ये वाला हिस्सा भी हमें शेड करना पड़ेगा। ये है बी इंटरसेक्शन सी, ये बी को शेड कर देना हमने इसमें, ठीक है। और उसका क्योंकि यूनियन लेना यू के साथ, यूनियन लेना ए के साथ, तो ए वाला सारे का सारा हिस्सा शेड हो जाएगा। तो ये जितना ए का सर्कल है, ये वाला ए वाला यहां तक ये सारा शेड हो जाएगा ये, ठीक है। इसका ये अंदर वाला हिस्सा भी शेड कर देते हैं ऐसे, ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा ऐसे। इसी तरह अगर राइट हैंड साइड की बात करें वो है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में देखें ए और बी दोनों शेड होंगे, और इंटरसेक्शन, अब क्योंकि इंटरसेक्शन की बात हो रही है, ए यूनियन सी, ए और सी इसका यूनियन और ए यूनियन बी इनका यूनियन, इसमें से जो कॉमन हिस्सा आएगा वो यही होगा, ये ए वाला सारा पार्ट। जैसे हमने इसमें शेड किया, तो मैं वक्त बचाने के लिए इसको शेड नहीं कर रहा, तो आपने ए को शेड कर देना है और बी को शेड कर देना है, ऐसे हमारी दोनों साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी और हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें उन्होंने कहा है कि कॉपी द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स, इन वेन डायग्राम्स को कॉपी करें और शेड करें अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशंस गिवन बिलो ईच डायग्राम। हर एक डायग्राम के नीचे जो ऑपरेशन दिया है उसके मुताबिक इसको शेड करना है। तो गौर से समझ लें, पहले है ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों में जो कॉमन है, तो वो ए वाला पार्ट इसमें कॉमन आ रहा है, ठीक है। उसका यूनियन लेना है सी के साथ, यानी सी वाला सारा हिस्सा और ए वाला सारा हिस्सा ये शेड होगा, यानी इसका आंसर ये वाला पार्ट होगा जो अभी मैं यहाँ शेड कर रहा हूँ। ये देखें, ए को शेड किया सारे को और सी को शेड कर दिया, ठीक है। ऐसे ये वाला जो पार्ट है ये सॉल्व हो गया। इसी तरह अगर हम इस वाले की पार्ट करें, सेंटर वाले की, तो ए यूनियन बी, अब यूनियन है ए और बी का, इसमें ए और बी दोनों शेड होने हैं, लेकिन करेंगे नहीं अभी क्योंकि इसमें 3 सेट है और तीनों का रिजल्ट हमने शो करना है। इंटरसेक्शन सी, यानी ए यूनियन बी और सी का जो इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन इसका कौन सा हिस्सा, ये छोटा सा हिस्सा, ये वाला, ये जो दरमियान में आ रहा है, ये वाला हिस्सा इसका आंसर होगा। ये मैं इसको शेड करके आपको दिखाता हूं अभी,
ये वाला पार्ट इसका आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि ए और बी दोनों का यूनियन की बात करें तो इसमें ए और बी दोनों आते हैं, लेकिन अगर सी के इंटरसेक्शन की बात करें तो ये वाला हिस्सा सिर्फ इंटरसेक्ट कर रहा है इनमें। इसी तरह यहां देखें तो ए इंटरसेक्शन बी है, फिर साथ में यूनियन है, इसका मतलब ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो है ये बी वाला पार्ट, ठीक है। यहां जब यूनियन आता है तब सारी की सारी शेप्स जो होती हैं वो शेड हो जाती हैं, जब इंटरसेक्शन होता है तो सिर्फ कॉमन शेड करते हैं। फिर हम इसका यूनियन लेना है सी के साथ, तो सी वाला जहां तक सर्कल आएगा सी का उस सारे हिस्से को हमने शेड कर देना है, तो ये यहां तक इसने शेड होना है यहां पे, ठीक है जी। उम्मीद है कि ये बात आप लोग को समझ आ चुकी होगी। ऐसे हमारी एक्सरसाइज सारी की सारी कंप्लीट हो जाती है। पूरी एक्सरसाइज में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई आपकी राय हो तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।